हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही थी और हम तकरीबन 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चंस हैं। मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही थी। मैट्रिसेस की टाइप्स अभी हमने डिस्कस नहीं की थी, अलबत्ता हमने मैट्रिसेस को इक्वल करना और कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, एंट्रीज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं और ऑर्डर क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करने जा रही हूँ जनाब, और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी हर एंट्री, फर्स्ट एंट्री दूसरी एंट्री दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के और तीसरी एंट्री के, और इस तरह से सारे जब इक्वल होंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 में ज़रा गौर कीजिए। वो खुद से कह रहा है कि अगर ये सारा मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। अब इक्वल हम नहीं कर रहे, हम चेक नहीं कर रहे, बल्कि उसने खुद से दे दिया। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए ए बी सी एक्स वाई जी। यहाँ पे 6 जो अननोन्स आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, उन सब की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हम विदाउट एनी डिले इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया जनाब अपने पास। आपको पता है दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो उनकी हर एंट्री को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब इस वक्त अगर x+3 फर्स्ट एंट्री है तो ये इसको इक्वेट करना है दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ जी, कंपेयरिंग। कुछ भी लिख लें, इक्वेट तो उसने खुद से किया हुआ है, हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं इक्वेटिंग नहीं कहूँगी, मैं कंपेयर कर रही हूँ। किस किस को? फर्स्ट एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट, और इस तरह से चलती जाऊँगी। ठीक है जी। कंपेयर करने से मेरे पास एक x+3 इक्वल है 0 के, ठीक है जी। और साथ साथ फाइंड भी करते जाते हैं। एंड दिस एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है अगर मैं x को यहाँ से इक्वेट करूँ तो +3 या दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, और ये जनाब आ गई मेरे पास x की वैल्यू। इसके अलावा अच्छा, एक एक बुलेट लगा देती हूँ ताकि आसानी रहे हर एंट्री को कंपेयर करने की। इसी तरह से दूसरी एंट्री को कंपेयर किया जाए। क्या है? z+4 और दूसरा एलिमेंट है 6। सो z+4 इज इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज दैट z की वैल्यू निकालूँ। 6 अपनी जगह पे है, 4 शिफ्ट होगा तो -4 एंड z इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तीसरा कंपैरिजन जब मैं करूँगी तो क्या होगा? 2y-7 को 3y-2 के साथ। सो 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2, ठीक है जनाब। y की वैल्यूज़ टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट नंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2y यहाँ से 3y लेफ़्ट साइड पे आप शिफ्ट कर लें तो -3y, -2 अपनी जगह पे है, +7 हो जाएगा जब ये -7 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो 2y -3y प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 में से 2 गए तो 1 रह गया, 1y और साइन बड़ी वैल्यू का। यहाँ से 5 आ जाएगा, +- -7 - 2 इज़ 5। अब ये आपके पास y की वैल्यू नहीं आई बल्कि -y की आई है। आप ये माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, -5 आ जाएगा। ये शिफ्टिंग कैसे हुई है? डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स भी कह सकते हैं। तो वो माइनस इस माइनस से मिलके प्लस बन गया और यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। ये इसकी डिटेल है, बाकी आपको अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी सही है जी। नेक्स्ट कंपैरिजन, और क्या कंपैरिजन है? फोर्थ एंट्री को चेक कीजिए। -6 इक्वल है -6 के। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, कोई अननोन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, a-1 इक्वल है -3 के। a-1 इज इक्वल टू -3। यहाँ से a इक्वेट कर सकते हैं, हम इवेलुएट कर सकते हैं, सॉरी। -1 शिफ्ट होगा तो +1। सो
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2 और साइन बड़ी वैल्यू का। सो ए की वैल्यू आ गई आपके पास -2। नेक्स्ट कंपैरिजन क्या है? यहाँ देखिए 0 इक्वल है 2c प्लस 2। अब आपके पास इस कंपैरिजन से c की वैल्यू आ जाएगी। 0 इक्वल टू 2c प्लस 2। 2c को इधर ही रहने दीजिए, ये 2 लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने c की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है तो आप 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ -1 रह गया। 2 1 is 2, 2 1 is 2 और ये वैल्यू आ जाएगी c की। ठीक है, अरेंज भी कर लें, c इक्वल टू -1 कर लें तब भी सही है। अच्छा, अब आप नोट कीजिए c आ गया a x x z y, क्या रहता है? b रहता है। अभी कंपैरिजंस और भी बाकी हैं। ठीक है, आप इस मैट्रिक्स से और कंपैरिजंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, b -3 इक्वल है 2b प्लस 4 के। यहाँ से आपको b मिल जाएगा। ये कंपैरिजन देखिए -21 इक्वल है -21 की। कोई फ़ायदा नहीं है इससे, कोई वेरिएबल नहीं आने वाला। 0 इक्वल टू 0, इससे भी कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं आने वाली। तो बस वैसे भी हमारे कंपैरिजंस ख़त्म हो गए, हमें सिर्फ लास्ट वैल्यू चाहिए। सो b -3 इज़ इक्वल टू 2b प्लस 4। नेक्स्ट कंपैरिजन है b -3 इज़ इक्वल टू 2b प्लस 4। ठीक है, b की टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, 2b आ जाएगा, -2b आ जाएगा। 4 अपनी जगह पे मौजूद है पॉजिटिव साइन के साथ। -3 शिफ्ट कर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस -2b में से 1b गए, 1b रह गए, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का और ये 4 + 3 7 बना। अगेन ये b की वैल्यू नहीं आई, ये -b की आई है। डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स कह सकते हैं, ये मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। वो माइनस माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा और ये नेगेटिव यहाँ पे रह जाएगा शिफ्टिंग के बाद। फाइनली जी आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि सो द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z r। क्योंकि उसने वैल्यूज पूछी ना, तो अब उसी की स्टेटमेंट में, उसी की स्टेटमेंट की फॉर्म में आप अपना आंसर लिख लीजिए कि ये सारी क्या वैल्यूज़ आई हैं। सबसे पहले a मैंने लिखा तो हमने a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू आई थी जी -2। वैल्यूज़ क्या आई हैं जी? -2। b दैट इज़ -7। फिर मैंने लिखा c दैट इज़ -1। फिर मैंने लिखा x सबसे पहले फाइंड हुआ था -3। y -5 और z क्या आया? 2। z की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। ठीक है जनाब, so the values of a b c and x y z are these respectively covered लिखना ज़रूरी है ताकि आप बताएं कि पहले की रिस्पेक्ट से पहली वैल्यू, दूसरे की रिस्पेक्ट से दूसरी और इसी तरह से बाकी सब। ठीक है जी, तो बस यही बहुत आसान सा सोल्यूशन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और वो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। यानी ये जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, अभी दो मैट्रिसेस फिर से उसने इक्वल कर दिए, अब हम फिर से इनको इक्वेट करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के, दूसरी को दूसरी के और इसी तरह से सारे। और हमने इवेलुएट करना है ए बी सी डी इन चारों वैल्यूज़ को। मेरे पास क्वेश्चन लिख लेती हूँ और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है और मैं इसको कंपेयर करने जा रही हूँ और बस हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैंने स्टार्ट में लिख दिया जी वही स्टेटमेंट। आप कंपेयरिंग द एंट्रीज भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये इंग्लिश लिखनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए। कंपेयर किया जी, फर्स्ट एंट्री को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कंपैरिजन में क्या आएगा कि a + b इक्वल है -1 के।
ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब देखें इस इक्वेशन पे आप गौर कीजिए, इसमें a भी अननोन है, b भी अननोन है। ऐसा नहीं है कि मैं b को शिफ्ट करूंगी तो a की कोई वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू तो खैर नहीं आएगी, अलबत्ता a इन टर्म्स ऑफ b आ जाएगा। ठीक है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशंस बनाते चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कंपैरिजन्स में आता है। दूसरा कंपैरिजन हमने लिया, दूसरा कंपैरिजन है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब दूसरे कंपैरिजन में आपके पास फिर से दो अननोन आ गए। अगर मैं 2c को शिफ्ट करूं तब भी b की वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, b इन टर्म्स ऑफ c आ जाएगा, या b शिफ्ट करूं तो c इन टर्म्स ऑफ b आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बहरहाल फिर भी नहीं आनी। इस इक्वेशन को भी संभाल के रख लें। ठीक है, तीसरा कंपैरिजन और फिर चौथा कंपैरिजन। तीसरे कंपैरिजन में क्या है, 2c प्लस डी इक्वल है 8 के, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। और चौथा कंपैरिजन है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। चौथे कंपैरिजन को लिखा तो हमारे पास एक चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट्स को उमूमन नहीं समझ आती। देखिए, आपने एक बात तो अपने माइंड में रख लें कि अगर आपके पास 4 अननोन्स हैं तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 4 ही होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा अननोन्स हैं, यानी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इक्वेशन आपके पास कोई 2 से 3 बन रही हैं, फॉर एग्जांपल 5 अननोन्स होते और 2 ही इक्वेशंस होती तो ये डेटा इनफ नहीं था। तो याद रखिए, जितने अननोन्स हों उतनी इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है। ठीक है, इस वक्त हमें ए बी सी डी 4 अननोन्स को फाइंड करना है और 4 ही इक्वेशंस है, हमारे पास डेटा इनफ है। ठीक है, अब इस में स्टूडेंट्स को दूसरी बात जो ये नहीं समझ आती कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन में फोर्थ ऐड करें, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड माइनस करें, क्या करें। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन की डिमांड भी बताएगी। इस वक्त आपको ए बी सी डी फाइंड करना है। आप फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा दूसरे के साथ कंपेयर करें। फर्स्ट इक्वेशन में ए और बी अननोन्स हैं, दूसरी इक्वेशन में बी और सी हैं। ठीक है, बी ऐसा अननोन है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है और है भी दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, इनके साइंस अपोजिट होंगे तो ही बी ख़त्म हो सकेगा। तो हमने किसी ना किसी तरह से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करने की कोशिश करनी है ताकि बाकियों की वैल्यूज़ आ सकें। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए, फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट कर दें, दोनों तरीक़ों से ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरह से आपने समझना होगा। अभी मुझे यही लगता है कि दोनों में बी है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं इनको अपोजिट साइन देने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँ। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैंने कहा फ्रॉम 1 तो लाजमी है 1 में से ही माइनस, अगर मैंने फ्रॉम 2 लिखा तो फिर मुझे 2 में से ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसकी हर टर्म का साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। यहाँ सारे पॉजिटिव थे तो माइनस में हो गए। अब इनके नए साइंस, ये a माइनस बी है। ठीक है, अब प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ रह गया a माइनस 2c जो कि इक्वल है। यहाँ पे अब -1 और ये अब -4 है, +4 अब कंसिडर नहीं करना। माइनस माइनस प्लस है, 4 और 1 5 बना साइन बड़ी वैल्यू का, और यहाँ पे आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई, a माइनस 2c इज इक्वल टू -5। कम अज़ कम b एलिमिनेट हो गया। बहरहाल हमारे पास a या c में से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। एनीवेज, आगे चेक करें। आप सोचें और किसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अब ज़रा 3 और 4 को कंपेयर करें। ये इक्वेशन है सी और डी की टर्म्स में, ये इक्वेशन है ए और डी की टर्म्स। डी ऐसा वेरिएबल है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, और डी के साइंस चेक करें, बिल्कुल अपोजिट साइंस है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको अगर इसी तरह से ऐड किया जाए तो एडिशन में साइंस चेंज नहीं होंगे तो डी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये अखज़ किया जा सकता है कि इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है,
इस तरह से आपको पता चलता रहेगा, इक्वेशंस को देखते जाएं और ख़ुद ब खुद आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। थर्ड इक्वेशन है जी 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और फोर्थ इक्वेशन है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको साइंस चेंज नहीं करने, सब्ट्रैक्शन में किए जाते हैं, एडिशन में साइंस चेंज नहीं किए जाते। 2c प्लस 2a एज इट इज़ रहेगा, जबकि प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और इक्वल टू 8 प्लस 0 इज़ 8। ये नई इक्वेशन आ गई है, लेकिन इसको मैं थोड़ा और रिड्यूस कर रही हूँ। आप ज़रा इस इक्वेशन से 2 को कॉमन लें लेफ़्ट साइड से, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा c प्लस a, ठीक है। अब आप क्या करें, दूसरी साइड पे 8 है, तो 2 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लेने से आपकी इक्वेशन और आसान फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगी। सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे 2 4 ज़र 8, तो c प्लस a या a प्लस सी भी अरेंज करके आप लिख सकते हैं 4। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आई है बाकी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से। अब आपके पास ये और ये दो और इक्वेशंस बन गई पहली चार के अलावा। अब देखें, इस इक्वेशन में भी a और c ही था, इस इक्वेशन में भी a और c ही है। अब आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस को भी कोई नाम दे दें, ये फोर्थ के बाद इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 6 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के साथ क्या मामला किया जाए कि इनमें से भी कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अब देखें, एक पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 1c है, तो इसको मत छेड़ें। a और a को कैंसिल किया जा सकता है अगर इनके साइंस अपोजिट हो जाए। साइंस अपोजिट करने की ज़रूरत है ताकि a कैंसिल हो, इसका मतलब है हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 या इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 भी लिख सकते हैं। फिर आपको उसी हिसाब से, उसी तरतीब से जैसे आप ऊपर बोल रहे होंगे, आपको इक्वेशंस को लिखना होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। अब मैंने फ्रॉम 5 कहा तो मुझे 5 में से ही माइनस करना होगा। सो a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 5 एंड ये है जनाब a प्लस सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने हैं। अब दूसरी इक्वेशन जो भी है आपके पास, इसकी हर एलिमेंट के साइंस चेंज कीजिए, सारे पॉजिटिव हैं, सारे नेगेटिव कर लिए। अब ये नए वाले साइंस आपने कंसिडर करने हैं, प्लस माइनस माइनस, a में से a गए तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 इज 3, सो 3c और साइन बड़ी वैल्यू का इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 इज 9 साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है। ये इक्वेशन तो आ गई, लेकिन इसको मज़ीद रिड्यूस किया जा सकता है। अगर मैं c को इवेलुएट करने के लिए डिवाइड करूँ -3 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ c रह जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, तो c की वैल्यू आ गई 3। अब ये c की एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई है, एक वेरिएबल अभी आपके पास इवेलुएट हुआ है। आप बिल्कुल देर नहीं लगेगी क्वेश्चन सॉल्व होने में, यूँ समझ लें कि आपको की मिल गई, एक चाबी, जिसके बाद अब सारे के सारे लॉक्स खुलते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स उम्मूमन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास टोटल 6 इक्वेशंस बन गई हैं, जिसमें मर्जी है सी की वैल्यू उठा के पुट कीजिए, आपके पास नया वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। मैं वापस जाती हूँ जनाब अपनी ही इक्वेशंस स्टार्ट वालियों पे, और उनमें देखें आप सी सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, जिसमें मर्जी है पुट करें। मैं पहले सी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, और मैं यहाँ लिखती हूँ पुट c is equal to 3 in equation number 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है कि b प्लस 2c इक्वल है 4 के, तो c की ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, दिस विल बिकम b प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 6 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो 4 माइनस 6 बनेगा,
और ये आ जाएगा जनाब, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2 और साइन बड़ी वैल्यू का, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब b की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो एक नए वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मैं b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ ताकि मेरे पास a की वैल्यू आ जाए। पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल है -1 के। तो b की जब मैं वैल्यू पुट करूंगी, a प्लस b की वैल्यू है जी -2 इक्वल टू -1। ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, प्लस माइनस माइनस a -2 इज इक्वल टू -1। -2 शिफ्ट होगा तो +2 बन जाएगा और ये बनेगा प्लस माइनस -2 में से 1 के 1 साइन बड़ी वैल्यू का और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। ये a की वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करते हैं। अब d एक ऐसा अननोन है जिसकी वैल्यू अभी भी इवेलुएट करनी है, और a की वैल्यू अगर मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट करूं तो मुझे d मिल सकता है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। 2a माइनस d इज इक्वल टू 0, ये है जी इक्वेशन नंबर 4। तो 2 इंटू ए, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू भी उसके साथ मल्टीप्लाई ही होगी। ठीक है, अब ये क्या बना, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस डी इक्वल टू 0। डी को शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि डी पॉजिटिव हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में डी की वैल्यू आ गई 2। ए बी सी डी चारों वैल्यूज़ आ गई। फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं। सो द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी आर, फिर मैं रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मुझे पहले ए लिखा है तो ए की वैल्यू देखनी होगी, 1 आई। ठीक है, बी आई -2, सी था हमारे पास 3 और डी आया हमारे पास 2 रिस्पेक्टिवली। दैट इज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस। और यही हमारे पास आसान से कंपैरिजन है जिनसे हमने फाइंड किया। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।